नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सौदा आपका में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं रुख कमोडिटी बाजार की तरफ करूं, उससे पहले बता दूं आपको सौदा आपका में आज खास तौर पे कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग फोकस, उस पर रणनीति, वायदा बाजार में ट्रेड के लिए आपके लिए आज के सौदे और आपके तमाम क्वेरीज फटाफट रिजॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, सोना फिर से सस्ता होने लगा है। इसका दाम पिछले एक महीने के निचले स्तर पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1210 के भी नीचे का स्तर छू चुका है। इस साल के रिकॉर्ड स्तर से सोने में करीब अब $70 की भारी गिरावट आ चुकी है। दरअसल अगले महीने में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की अटकलें हैं। ऐसे में डॉलर रिकवर हो रहा है और इसी वजह से सोने पर दबाव बढ़ गया है। घरेलू बाजार में भी सोना इस साल के रिकॉर्ड स्तर से करीब $1800 गिर चुका है। चांदी पर भी लेकिन कच्चे तेल में तेजी आई है। पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद क्रूड का दाम करीब 1% उछल गया है। इंडियन मार्केट्स में ओपनिंग होती हुई और सोने के साथ शुरुआत और प्रेशर ऑलमोस्ट 5% से ज्यादा का दबाव है। सबसे पहले ध्यान रखिए सोने पे दबाव क्यों आ रहा है। सोने के अक्रॉस कमोडिटीज अब थोड़े से कंसर्न्स माउंट होती हुई, क्योंकि बीते हफ्ते कई सारे फेडरल रिजर्व अमेरिकी सेंट्रल बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं उनके स्टेटमेंट्स आए। मिसाल के तौर पर मैं लिस्ट बना रहा था, सेंट लुई के फेड प्रेसिडेंट, फिलाडेल्फिया के फेड प्रेसिडेंट, शिकागो के फेड प्रेसिडेंट, और बड़े हॉकिश साउंड कर रहे हैं। आसान शब्दों में शायद ब्याज दरें बढ़ने का डर सता रहा है बाजार को और इसीलिए आप देख रहे हैं सोने में एक करेक्शन आता हो। डिटेल में आगे चर्चा भी करूंगा, लेकिन चांदी की ओपनिंग ₹0.5% नीचे $180 के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई। कच्चे तेल में बीते हफ्ते हमने प्रेशर आता हुआ देखा था। 1/3% के आसपास की रिकवरी, $10 का उछाल, 2670 के लेवल्स के आसपास शुरुआत होती हुई। नेचुरल गैस में 1% का दबाव, ₹1.20 नीचे, 120 के नीचे के लेवल्स पर यहां पे इस समय कामकाज होता हुआ। बेस मेटल्स में कॉपर हरे निशान में, निकल में 1/4-1/3% के आसपास का दबाव, ₹1.60 नीचे खुलता हुआ। लेड में शुरुआती कामकाज जो है कमजोर है, 15 पैसे की गिरावट है, 118 के लेवल्स पर इस समय कामकाज। जिंक में हम देख रहे हैं 25 पैसे का दबाव, तो ऑलमोस्ट 1/4% के आसपास की कमजोरी के साथ यहां पे शुरुआत होती हुई। एल्यूमिनियम एकदम सपाट, बीते सेशन के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास, लेकिन 5 पैसे की कमजोरी, 98.70 के लेवल्स। एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर। मस्टर्ड सीड ₹47 की मजबूती, 1.25% का उछाल। सोयाबीन में हम देख रहे हैं ₹55 का उछाल, 1.25% से ज्यादा की बढ़त, 4025 के लेवल्स पर कामकाज होता हुआ। इसके अलावा सोया ऑयल में ₹5.55 का उछाल, ऑलमोस्ट 3/4% से ज्यादा का उछाल यहां पे शुरुआती कामकाज में। क्रूड पाम ऑयल हरे निशान के साथ शुरुआत। चने में 1.5% से ज्यादा की मजबूती, ₹75 ऊपर ये कमोडिटी खुलती हुई। बार्ली में ₹25 की मजबूती है। टर्मरिक लेकिन ₹16 नीचे, 8,780 के लेवल्स पर शुरुआत करता हुआ। जीरे में 1.5% का उछाल, ₹225 की मजबूती। चीनी मजबूती के साथ शुरुआत करती हुई इस हफ्ते की 1.5%, ₹51 की बढ़त है यहां पे। और वीट में इस समय वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप नहीं, 1565 प्रीवियस सेशन के क्लोजिंग लेवल्स हैं। लेकिन एक बार रुपया आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। 66.63 का प्रीवियस क्लोज था और इस समय रुपए में 66.68 के लेवल्स पे कामकाज, तो महज 5 पैसे के आसपास की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। शुरुआत में तो इनफैक्ट 10 से 11 पैसे का दबाव था, तो लोअर लेवल से रुपया कुछ हद तक रिकवर होता हुआ। लेकिन हमारे साथ एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। प्रियांक, सबसे पहले सोना ऊपरी स्तरों से लगातार दबाव, अब तो $1210 के लेवल्स के आसपास कामकाज। क्या बाजार ये एंटिसिपेट कर रहा है कि शायद अमेरिका में जल्द ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं? अगर हाँ, तो और डाउनसाइड बचा हुआ है या हमने ऑलमोस्ट सारा डाउनसाइड पचा लिया है? देखिए, जिस तरह से हमने करेक्शन देखा है फ्रॉम द हायर लेवल्स, मे बी और थोड़ा बहुत करेक्शन बचा हुआ है। मे बी अराउंड 1200 to 1190 तक एक बार हम प्राइसेस को आता हुआ देखेंगे इन इंटरनेशनल मार्केट्स। घरेलू मार्केट्स में करस्पॉन्डिंगली लेवल्स वुड बी अराउंड 28,100 to 28,000 ऑड लेवल्स। गोल्ड में जो भी अभी भी पुल बैक आती है वो अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो शॉर्ट ऑन हायर लेवल्स। ओके, तो किसी भी उछाल में बिकवाली करने की सलाह। $1,290 प्रति आउंस तक इंटरनेशनल मार्केट्स में गिर सकता है, तो यहां से ऑलमोस्ट $10 से $20 के आसपास का प्रेशर और एक्सपेक्टेड है। जैसे कि मैं आपको कह भी रहा था, तमाम यूएस ऑफिशियल, फेड ऑफिशियल्स के जो स्टेटमेंट्स आए थे वो हॉकिश साउंड कर रहे थे। बाजार उन स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट कर रहा था और इंटरप्रेट करके ये समझा बाजार ने कि शायद इस साल 2 रेट हाइक्स अमेरिका में आ सकते हैं और एक तो शायद अगले महीने ही आपको रेट हाइक आता हुआ नजर आएगा। ध्यान रखें, इस हफ्ते शुक्रवार को नॉन फार्म पेरोल डेटा आना है यूएस में, बेहद इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअली भापने के लिए हालात कैसे हैं। अनुज, आपका सोने पे क्या कॉल है? क्या आप भी मानते हैं दबाव कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि इंटरेस्टिंगली मैं थोड़ा सा लॉन्गेस्ट ट्रेंड में कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय पढ़ रहा था,
उनको तो चार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है आगे चलते हुए। गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड में हमने पिछले हफ्ते एक पुल बैक आज रैली आती हुई देखी थी। इनफैक्ट अगर हम देखें तो पूरे फरवरी और मार्च मिड तक एक तेजी का माहौल बना हुआ था और अब ये जब से इंटरेस्ट रेट की बात आनी चालू हुई है सामने तो एक करेक्शन आता हुआ देखा गया है। हालांकि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो बना है गोल्ड में अगर हम देखें पिछले 3 महीने से जो जनवरी से रैली स्टार्ट हुई थी वो कंटिन्यूस करीबन 3 महीने ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मंथली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट पॉजिटिव साइड में दी है तो कहीं ना कहीं उसके व्यू अगर देखें तो लगता है कि गोल्ड में ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया। बट फंडामेंटल साइड जाए तो जो इंटरेस्ट रेट को लेकर एंटिसिपेशन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में करेक्शन आता हुआ देखा गया है। हालांकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट की अगर बात करें तो करीबन 1160 1180 कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट सपोर्ट लेगा और वहीं से ही बाउंस बैक आता हुआ देखा जाएगा। तो अभी भी अगर हम देखें तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव इंटैक्ट है और शॉर्ट टर्म में फिलहाल थोड़ी सी करेक्शन आते हुए देखने को मिल रही है। ओके, नियर टर्म में करेक्शन दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड थोड़ा सा शायद पॉजिटिव नजर आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी कच्चा तेल है। आपको याद होगा बीते हफ्ते प्रेशर आया था। इनफैक्ट मेरे ख्याल से थर्सडे का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें बहुत थिन ट्रेड था। ग्लोबल मार्केट्स कई सारे क्लोज थे और इनफैक्ट आज भी ध्यान रखें ईस्टर के हॉलिडे के चलते कई सारे मार्केट्स बंद हैं तो आज भी वॉल्यूम्स थिन ही रहने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स में। बीते हफ्ते ब्रेंट में 2% के आसपास नियर अबाउट उसका करेक्शन आया था और पहला डिक्लाइन था मेरे ख्याल से 5 हफ्तों में जो हमने कच्चे तेल में आता हुआ देखा है। हालांकि लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 50% के आसपास का उछाल आया है। प्रियांक, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? अब इन लेवल्स के आसपास $40 ब्रेंट और नाइमेक्स उन्हीं जोन्स के आसपास कामकाज कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हमने एक अच्छा रैली देखा था ऑलमोस्ट $25-26 से 42.5 के आसपास तक गए थे मार्केट्स, वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन आया है एंड जब तक अभी 42.5 43 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक ग्रेजुअली हम लोअर लेवल्स देख सकते हैं। लोअर लेवल्स में हम फिलहाल इमीडिएटली $38 से लेके $37 वुड बी द रेंज जो हम टारगेट कर सकते हैं। ये अपन यूएस क्रूड की बात कर रहे हैं? यस, WTI। ऑन डोमेस्टिक मार्केट्स की अगर हम बात करें तो जब तक अभी 2800 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं प्राइसेस तब तक मुझे लगता है कि ग्रेजुअल कंसोलिडेशन रहेगा विद अ नेगेटिव बायस एंड वी कैन स्लिप लोअर टुवर्ड्स 2550 to 2500 लेवल्स। ओके, तो इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा कमजोरी के संकेत मिलते हुए इंटरनेशनल मार्केट्स में $38-37 तक यूएस क्रूड जाता हुआ नजर आएगा। इंडियन मार्केट्स में शायद इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करे और शायद थोड़ी कमजोरी देखने को मिले। लेकिन अनुज, मैं आप एग्री कमोडिटीज फोकस करना चाहूंगा, वहां पे टॉप ट्रेड्स क्या होंगे या फिर एंजल कमोडिटीज की आज की टॉप पिक्स क्या है सर? देखिए, आज एग्री कमोडिटीज में 2 हमने ट्रेड चुने हैं जहां पर हमने जीरा और चने दोनों में ही बाय रेकमेंड किया है। हालांकि मार्केट थोड़ा ऊपर खुला है बट मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी दोनों ही कमोडिटीज में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। जीरे में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि करीबन 15,700 से लेकर 15,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और चने की अगर बात करें तो मुझे लगता है करीबन 4480 से लेकर 4500 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही कमोडिटीज में बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो जीरा और चना दोनों में खरीदारी करने की सलाह। लेकिन प्रियांक, एलएमई आज बंद है और चीन में एल्यूमिनियम उछाल पर है, क्या करें बेस मेटल्स में आज सर? देखिए, बेस मेटल्स में एक थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमने देखा था फ्रॉम द हायर लेवल्स। अगर एल्यूमिनियम स्पेसिफिकली हम बात करें तो एल्यूमिनियम में काफी गिरावट हमने देखी है। ऑलमोस्ट 9820 98 ऑड लेवल्स MCX में देखे थे और वहां से थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश कर रहा है बट अभी भी इट्स लाइक ट्रेंड अभी भी डाउन दिखता है। थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड है तो एक पुल बैक रैली हम कह सकते हैं कि आ सकती है टुवर्ड्स 100 ऑड लेवल्स। ओके, तो पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड है 100 तक के लेवल। तो यहां से बहुत ज्यादा अपसाइड फिर भी नजर नहीं आता। 98.8 पे तो चल ही रहा है, ₹1.25 के आसपास के शायद गेंस के लिए इंट्राडे में चाहें तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अनुज, फाइनली रुपए कैसे देख रहे हैं आप, वहां पे क्या नजरिया बना रहे हैं? और देखिए, अभी देखे तो मार्च सीरीज की एक्सपायरी है तो मुझे लगता है कि ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा बट जिस तरह से हमने एक बाउंस बैक देखा है इंडियन रुपीज में पिछले वीक में तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी इन्हीं लेवल्स में कंसिडर करेगा। ऊपर अगर देखें तो रेजिस्टेंस करीबन 67.10 के अराउंड मार्केट फेस कर सकता है और सपोर्ट करीबन 66.50। तो मुझे लगता है कि ये 60 पैसे की मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगी और मुझे लगता है कि एक बाय ऑन डिप्स USD/NR में करके चल सकते हैं। ओके, चलिए आप दोनों का, प्रियांक अनुज दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सिंबी सिवास के लिए आज सुबह वक्त निकालने के लिए। क्विक रैप अप दे दूं। सोना, प्रियांक मानते हैं शायद नियर टर्म में थोड़ा सा प्रेशर $1200 या फिर $1190 इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है तो भारतीय बाजारों में बेच के चले। लेकिन थोड़ा सा मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है जो अनुज भी हाईलाइट कर रहे थे, इस बात का ध्यान रखें। कच्चा तेल $38-37 तक यूएस क्रूड गिर सकता है तो भारतीय बाजारों में भी अगर 2800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता
तो शायद कंसोलिडेट करेगा और शायद कमजोरी के साथ कामकाज देखने को मिले। एग्री कमोडिटीज में जीरा और चना दोनों बाय हैं, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम इस समय थोड़ा सा ओवरसोल्ड नजर आता है, तो शायद थोड़े से गेन्स के लिए प्ले अप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें मैक्स टू मैक्स 100 तक के टारगेट्स वहां पे नजर आते हैं। रुपया शायद बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखने को न मिले, इन लेवल्स इन स्तरों के आसपास कंसोलिडेट करने की गुंजाइश नजर आ रही है। लेकिन चलिए फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आगे सौदा आपका में जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे राकेश बंसल के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दूं मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप जोरदार कमाई कर सकते हैं। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और इस समय का तत्काल ट्रेड आइडिया है डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा की तरफ से। वायदा में उनका मानना है कि जेट एयरवेज में आप खरीदारी करके चलें। 575 के टारगेट्स आपको स्टॉक में मिल सकते हैं, लेकिन 545 के लेवल्स के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। चलिए क्विकली एक इंडियन मार्केट्स का चेक ले लीजिए और ध्यान रखें बेहद लंबे 4 दिनों के अंतराल के बाद, एक लंबे वीकेंड के बाद भारतीय बाजारों में कामकाज की शुरुआत होती हुई हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, और अब दिन के लोस पे भारतीय बाजार कामकाज करते हुए लगातार एक कमजोरी इनफैक्ट गहराती हुई अब 1/4 से 1/3% के दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। निफ्टी 7700 के नीचे जा चुका है, 7695 7696 के लेवल्स के आसपास कामकाज हो रहा है, और इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स में भी अब सुस्ती, नरमी, दबाव, कमजोरी गहराती हुई। मिड कैप्स आधे % दिन के लोस पे कामकाज। स्मॉल कैप हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए 1/3% का दबाव है। मार्केट ब्रेथ अब कमजोर हो चली है और इनफैक्ट अब हर 2 बढ़ने वालों के सामने 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 60% जो शेयर्स कामकाज हो रहा है जिनमें ट्रेड हो रहे हैं वो लाल निशान के साथ कामकाज दिखा रहे हैं। बैंक्स फिर से कमजोर, आपको याद होगा प्रीवियस सेशन वेडनेसडे का बैंक्स ने अंडर परफॉर्म करा था, 1/3% का दबाव था। आज भी 1/3% से ज्यादा की कमजोरी दिन के लोस पे कामकाज हो रहा है। बैंक्स के अलावा मेटल्स कमजोर हैं, ग्लोबली कमोडिटीज की कुछ पिटाई हुई थी, उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं। 1.5% मेटल इंडेक्स दबाव में है। फार्मास्यूटिकल्स शायद न्यूज स्पेसिफिक रिएक्शन भी हो और फार्मास्यूटिकल्स ऑफ रेट थोड़ी नरमी के साथ भी कामकाज कर रहे हैं। 2/3% का दबाव उस पॉकेट में है। रेट सेंसिटिव जैसे कि रियल एस्टेट में प्रेशर आपको नजर आएगा। टेलीकॉम स्टॉक्स में दबाव है आज के ट्रेडिंग सेशन में। इकलौती ऐसी पॉकेट है जो आज के बाजार में हरे निशान में कामकाज कर रही है वो है आईटी। हालांकि ऊपरी स्तरों से ये पॉकेट भी ठंडी पड़ी है, पर ध्यान रखें यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं एक्सेंचर के Q2 नंबर्स वो स्ट्रांग थे, उसी के चलते ये पॉकेट कमजोर बाजार में हरे निशान पे, लेकिन दिन के लोज पे अब यहां पे भी मुनाफा वसूली का दबाव शुरुआती ट्रेंड खुलने के बाद से हम देख रहे हैं। प्रेशर में जो स्पेसिफिक हैवीवेट्स हैं उनको क्विकली बता दूं आपको। फाइनेंशियल्स में प्रेशर है तो HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक दबाव बनाते हुए, और दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज और सन फार्मा को आप लिस्ट में जोड़ लें। ये वो खासतौर पर स्टॉक्स हैं जो वेटेज के लिहाज से सबसे ज्यादा प्रेशर इस समय बाजार पे बना रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इस समय आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल जुड़े हैं। राकेश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। क्या करना चाहिए? जो कमजोरी, सुस्ती, नरमी बढ़ती चली जा रही है, दबाव और गिराने वाला है क्या इस समय? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, अगर आप मार्केट की बात करें तो अंडरटोन काफी बुलिश है। अगर गिरावट और बढ़ती है और 25-30 पॉइंट निफ्टी में और गिरावट आती है तो मुझे लगता है एक अच्छा खरीदारी का मौका होगा। नीचे में 7640, 7650 के अराउंड खरीदारी करनी चाहिए। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 7600 एक अच्छा बेस है। 7600 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। और आशीष जी, अगर आप देखें तो टेक्निकली जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, निफ्टी ने पहले 7600 के लेवल को तोड़ा, फिर 7700 के लेवल को तोड़ा। टेक्निकली आप देखें तो 7900, 7950 से पहले टेक्निकली निफ्टी पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर निफ्टी वहां तक रैली ले, अनटिल अनलेस कोई ग्लोबल मार्केट्स में गड़बड़ हो तब ये रैली रुक सकती है। एल्स मार्केट बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। 7600 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए और ऊपर में 7900, 7950 के लक्ष्य मुमकिन लगते हैं। तो मोमेंटम स्ट्रांग है, एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट प्रीवियस सेशन वेडनेसडे को भी एफआईज ने 1000 करोड़ रुपए के आसपास कैश मार्केट में खरीदारी करी थी। 7600 के स्टॉप लॉस के साथ 7900, 7950 के लेवल्स के लिए आप अप्रोच करें, यानी कि राकेश और 200 डीएमए के आसपास शायद बाजार जाता हुआ नजर आए। एक्सपायरी के लेवल्स के आसपास आप देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं इस गुरुवार को ही इस मार्च सीरीज की ध्यान रखें एक्सपायरी भी होनी है। राकेश, एक्सपायरी के लेवल्स पर
आशीष जी, अभी 10 दिन पहले लगता था कि एक्सपायरी 7700 के अराउंड होगी, बट मुझे लगता है कि एक्सपायरी 7900 के अराउंड देखने को मिलेगी इस बार हमको। ओके, तो इस 7900 जो कह रहे हैं, रैली जहां तक जाती हुई नजर आ रही है, मोमेंटम जहां तक आ रहा है, एक्सपायरी उन लेवल्स के आसपास हो सकती है, तो मजबूत एक्सपायरी इन लेवल से भी 200 पॉइंट के आसपास की मजबूती एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3 कारोबारी सत्र में, 3.5 कह लीजिए आज का इंक्लूड करने के बाद। लेकिन चलिए, सीएनबीसी आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल ऐप। अब आपके पास भी है मौका 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। जानने के लिए advisorymonday.com मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। दर्शकों को रजिस्टर करने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं है। पहली एडवाइजरी बैटल है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सभी प्रिपेयर होकर आएंगे इसमें। तो मुझे लगता है कि जो कंपटीशन है बहुत टफ होने वाला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी एनालिस्ट आएगा या जो भी रिसर्च फर्म आती है या फिर जो भी रिसर्च हाउस आता है, उसको पूरी तैयारी करके यहाँ पर आना चाहिए। मैसेज यही है कि अपना पूरी तैयारी करके आए, क्योंकि हम पूरे तैयार होकर आएंगे। तो कंपटीशन का मजा तभी आएगा जब बराबर की टक्कर होगी। तो मेरा यही चैलेंज है उनको कि ओपन चैलेंज है, आप पूरी तैयारी करके साथ में सामने ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और डिफेंस एक्सपो 2016 की आज से शुरुआत हुई और डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर वहां पे बोलते हुए सीधे रुक करते हैं वहां पर क्विकली। Opening ceremony venue. So I won't be long in my speech. I'm aware that there were some difficulties, traffic jams, traveling to this place. I assure you that in future, whenever we hold all these problems will be taken care. And I'm sure Chief Minister of Goa will ensure that roads are still wider, because a lot of people in Goa love winding, narrow roads. So we have kept them like that, but this place can be approached through various methods. So let me first thank the Goa government, the Chief Minister, Chief Secretary and the other officers who have toiled and created all this infrastructure required for this. ओके, तो हम रह रहे कि वहां पे रुक करते रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का ऐलान होना है। हालांकि वो ऑनलाइन लॉन्च करी जाएगी इस एक्सपो इंडिया 2016 के दौरान, तो सबकी नजरें वहां पर होंगी उस पॉलिसी में क्या है, क्या ड्राफ्ट है, कैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश होगी। और आज ध्यान रखें, इस पॉलिसी से पहले वैसे भी डिफेंस शेयर्स फोकस में हरकत में आते हुए शायद आपको नजर आए दिन के दौरान। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद वायदा बाजार यानी कि एफएनओ मार्केट्स पे स्ट्रेटजी लेकर आएंगे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। उनके साथ राकेश बंसल तो जुड़े ही हुए हैं, साथ साथ जुड़ेंगे एक और मार्केट एक्सपर्ट सुमित बागड़िया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में सुस्ती और कमजोरी के साथ कारोबार। निफ्टी 7,700 के करीब, लेकिन बैंकिंग शेयरों में दबाव। नेटको फार्मा के महबूब नगर प्लांट में यूएस एफडीए की जांच के बाद शेयर करीब 10% नीचे खुला। कंपनी की सफाई के बावजूद दबाव बरकरार। ग्लोबल कमोडिटीज में कमजोरी का भारतीय शेयरों पर भी असर। वेदांता, हिंडाल्को और सेल 2.5 से 4% तक कमजोर। खबरों के दम पर दौड़े इंफ्रा शेयर। सीएलएसई की रिपोर्ट के बाद जे कुमार इंफ्रा 5% ऊपर। नया ऑर्डर मिलने की खबर से आईएलएफएस इंजीनियरिंग 6% भागा। एक्सेंचर्स के अच्छे गाइडेंस के बाद बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का आईटी सेक्टर पर भरोसा बरकरार। इन्फोसिस टॉपिक शेयर में मजबूती। और आज से गोवा में शुरू हुआ डिफेंस एक्सपो। अब बाजार को रक्षा खरीद नीति की डिटेल्स का इंतजार। 7,700 के आसपास कारोबार होता हुआ दिख रहा है और थोड़ी सी कमजोरी। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर अभी इस वक्त एक्शन लेना है। और एक्शन लेने के राय लेना चाहें, फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-209-7890। व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लीजिए, मैसेज भेजिए 7045220000। हम सामने से फोन करेंगे आपको आपके सवाल लेकर। एक्सपर्ट्स हमारे साथ है राकेश बंसल, आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट और चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया भी अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दोनों का स्वागत है। सुमित,
सबसे पहले राय निफ्टी के साथ 7,700 के करीब कारोबार होता दिख रहा है, थोड़ी सुस्ती, खरीदे या बेचे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर, बट एक बार अभी तक कोई बड़े संकेत नहीं मिले हैं जिसके हिसाब से मार्केट के अंदर कोई बड़ी वीकनेस देखने को मिलनी चाहिए। आई थिंक ये जो प्रेजेंट लेवल्स है 7690, 7680, ये एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इंट्राडे के लिए। 7650 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में इमीडिएटली टारगेट 7750 और 7800 लेवल्स तक के होंगे, यानी 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। 7650 के स्टॉप लॉस से काम करना चाहिए। ओके, ये है राय इस वक्त खरीदारी करने के लिहाज से। निफ्टी पर 7650 का स्टॉप लॉस, 7800 का लक्ष्य बरकरार। और क्या निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, दबाव तो थोड़ा देखने को मिल रहा है अनिल जी ऊपरी लेवल्स पे, और ऊपरी लेवल्स से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट जब तक कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिलता है तब तक एक बार बाय में ही रहना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं तेजी में आके मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और वहां से वापस तेजी कर रहा है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बार प्रेजेंट लेवल्स पे बाय का व्यू बनेगा। इमीडिएट सपोर्ट जो बन रहा है वो 15700 का है इंट्राडे के हिसाब से, और अगर पोजिशनल स्टॉप लॉस लेना है बैंक निफ्टी के अंदर तो वो 15500 का स्टॉप लॉस लेना रहेगा इमीडिएट, और पहला टारगेट 16000 का रहेगा। 16000 का पड़ाव जैसे ही क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी तो 16300 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल व्यू बाय का रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर भी। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी फिलहाल खरीदारी का ही रुझान है, और 15,700 का स्टॉप लॉस यहां पर होना चाहिए आपका। 16,000 और 16,302 लक्ष्य ऊपर की तरफ, ये राय सुमित की निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। सीधे चलते हैं लखनऊ, हमारे पहले दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर नितिन इस वक्त। सर गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर जी। सर मेरे पास 2 कॉल ऑप्शन है, एक अशोक लेलैंड की है, एक 105 का, 1 पैसे है। 105 रुपए का अशोक लेलैंड का कॉल खरीदा है आपने, क्या भाव में? 1 रुपये 80 पैसे। 1 रुपये 80। और दूसरा क्या है ट्रेड आपके पास? सर दूसरा इन्फोसिस का है 1220 वाली, इन्फोसिस 11 रुपये 30 पैसे से। ओके, 11 रुपये 30 पैसे में आपने पुट कॉल खरीदी है इन्फोसिस की भी। ओके, और ये खरीदी है 1220 की। चलिए दोनों पर राय ले लेते हैं आपके लिए फटाफट इस वक्त। पहले अशोक लेलैंड पर राय दें आप राकेश। 105 रुपए का कॉल 1 रुपये 80 पैसे में खरीदा है, पैसा बनेगा इसमें? अभी तो 2.5 रुपए मुनाफे में है वैसे ये। देखिए अनिल जी, अशोक लेलैंड का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और ऊपर में मुझे लगता है 120, 125 के भाव देखने को मिल सकते हैं। चूंकि इन्होंने कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है, थोड़ी सी भी करेक्शन आएगी तो जो प्रीमियम है वो उठने का पोटेंशियल रहता है। 1 रुपये 10 पैसे के अराउंड इन्होंने खरीदा है, 2.5 रुपए के करीब चल रही है। मेरा ऐसा मानना है अशोक लेलैंड में मुनाफा वसूली करनी चाहिए, और दूसरा जो इन्होंने कॉल ऑप्शन खरीदा है इन्फोसिस का, उसको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है इन्फोसिस में 1265, 1270 के लक्ष्य ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 1265, 1270 जब स्पॉट में आए उन स्तरों के अराउंड मुनाफा वसूली करनी चाहिए इन्फोसिस के अंदर। ओके, इन्फोसिस में मुनाफा वसूली करने की राय, लेकिन साथ ही अशोक लेलैंड में फिलहाल आप बने रहे नितिन जी, ये है आपके लिए राय हमारे एक्सपर्ट राकेश बंसल की तरफ से। मैसूर से हमारे अगले दर्शक हैं हरी इस वक्त। सर गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। अजंता फार्मा मैक्स फ्यूचर 1 लाख 1438 1438 अजंता फार्मा का एक फ्यूचर आपने खरीदा हुआ है 1438 में। सुमित क्या करना चाहिए इन्हें? 1438 रुपए में इन्होंने अजंता फार्मा का फ्यूचर खरीदा हुआ है, होल्ड करें? स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे इनके लिए? देखिए अनिल जी, फार्मा के मोस्टली स्टॉक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक प्रेशर देखने को मिलेगा, और आने वाले 20-25 दिन मुझे फार्मा स्टॉक्स में एक करेक्शन के दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर वो अजंता फार्मा हो, सन फार्मा हो, डॉक्टर रेड्डी हो, लुपिन हो, या कोई भी स्टॉक हो। स्पेसिफिकली अगर अजंता फार्मा की बात करेंगे तो अनिल जी अजंता फार्मा में ऐसा लग रहा है कि ये नीचे में एक बार वापस करेक्शन देके 1350, 1340 के लेवल तक आ सकता है। ऊपर में अगर ये 1418, 1420 का लेवल ब्रेक करेगा तो ही इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी। तो इन साफ को जो ऊपर में लेवल ध्यान रखना है वो है 1418, 1420। ये लेवल के ऊपर ब्रेक करता है तो ही इसमें तेजी आएगी। इमीडिएटली इसके अंदर 1380 का सपोर्ट है, 1380, 1380 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें और वीकनेस देखने को मिलेगी। तो इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है उसके लिए मेरे पास जो बेस्ट स्टॉप लॉस है वो 1380 का है, और मेरे हिसाब से तो प्रेजेंट लेवल पे भी एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, फिलहाल एग्जिट कर लें आप, ये राय बेहतर है, या फिर 1380 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं हरी साहब, ये ध्यान रखें क्योंकि स्टॉक थोड़ी सी कमजोरी के संकेत दे रहा है। आपको पता ही है फार्मा स्टॉक्स में इस वक्त ज्यादा मजबूती है नहीं, तो ट्रेड थोड़ा गलत हो गया है, सावधान जरूर रहें आप। ये राय है सुमित की। मुंबई से हमारे अगले दर्शक हैं हमारे साथ दीप गौर साहब। सर पूछिए अपना सवाल। सर मैंने यस बैंक के 4 लॉट लिए है 860 के कॉल 6 रुपीज 40 पैसे पे, क्या करूं?
860 रुपए की कॉल आपने खरीदी है 6 रुपए 40 पैसे में। इस वक्त आप थोड़े से नुकसान में 5 रुपए 70 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है। राकेश बताएं, यस बैंक के कॉल्स खरीदे हैं इन्होंने, क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, ट्रेंड ऊपर की तरफ है, हल्का सा नुकसान जरूर है, बट येस बैंक में नीचे में 824 825 एक अच्छा सपोर्ट है। मेरा ऐसा मानना है पोजीशन में बने रहना चाहिए, बट येस बैंक में मुझे को बहुत बड़ी तेजी भी नजर नहीं आती है। ऊपर में 870 875 एक स्ट्रांग सप्लाई है, बट मुमकिन है ऊपर में 870 तक के भाव देखने को मिले। अगर 870 के प्राइसेस ऊपर में देखने को मिलते हैं तो उन स्तरों के आसपास मुनाफा वसूली करनी चाहिए। ओके, तो थोड़ा ऊपर के लेवल पर मुनाफा वसूली कर लें, ये बेहतर होगा। राकेश की राय दीप साहब आपके लिए आती हुई दिख रही है। अब देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स की टॉपिक्स उनमें सबसे ऊपर सुमित की टॉपिक में सेल कॉल है फार्मा स्टॉक में ही, और वो है सन फार्मा पर। बताएं सुमित। जी बिल्कुल अनिल जी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि फार्मा स्टॉक्स में मुझे एक दबाव लग रहा है और मोस्टली स्टॉक्स में मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन देखने को मिलेगी। तो एक सन फार्मा मुझे अभी बेस्ट पिक लग रहा है प्रेजेंट लेवल पर ट्रेड करने के लिए। 830 835 ये लेवल सही रहेंगे अनिल जी, एक सेल ट्रेड इनिशिएट करने के लिए सन फार्मा के अंदर। 853 का पोजिशनल स्टॉप लॉस सही रहेगा, और नीचे के अंदर जो हमको टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो पहला इनिशियल टारगेट जो बन रहा है वो 802 रुपए का है, और 800 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो अप्रैल सीरीज के अंदर हमको 770 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सन फार्मा एक बिग काउंटर है, इसको एक सेल करके ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो अगले 20-25 दिन में ऐसा लगता है अच्छा मुनाफा मिलने की गुंजाइश है सन फार्मा के अंदर। शॉर्ट करें सन फार्मा को इसी लेवल पर 802 और 770, ये दो लेवल है। स्टॉप लॉस 853 पर जरूर लगा लें। वहीं राकेश की पिक्स जो मैं देख रहा हूं, तमाम पिक्स खरीदारी की तरफ इशारा कर रही है और ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स हैं। पहला शेयर है सीमेंस, जहां पर राकेश खरीदारी करना चाहते हैं। क्या लेवल से इसके लिए राकेश बताएं? अनिल जी, इसमें देखें तो एक काफी बड़ा ब्रेकआउट एक बड़े चार्ट पे देखने को मिला है। नीचे में देखें तो 1058 एक अच्छा सपोर्ट है। जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन चल रही है, मेरा तो मानना है करेक्शन को यूज करना चाहिए सीमेंस को बाय करने के लिए। 1058 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और मुझे लगता है इस सीरीज में ही 1140 के लेवल ऊपर में मुमकिन है। ओके, 1140 के लक्ष्य के लिए आप सीमेंस में कर सकते हैं खरीदारी। लेकिन बता दें आपको, सीएनबीसी आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले का कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, और किसे मिलेगा बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल ऐप, और दर्शक के तौर पर आपके पास भी मौका है 8 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का। यही मोबाइल ऐप आपको भी डाउनलोड करनी है। लेकिन बता दूं, दर्शकों के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी नहीं है सेबी की तरफ से, आपको सिर्फ साइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल ऐप में रजिस्ट्रेशन करना है। मेरे लिए काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस है और मैं वास्तव में एक गर्व महसूस कर रहा हूं। मेरे विचार से यह चैंपियनशिप किसी भी एनालिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। एनालिस्ट इसको ड्रीम भी कर सकते हैं और इसे अचीव करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। 80 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर 17 अंकों का नुकसान, 7700 का लेवल आपकी स्क्रीन पर। अगले दर्शक हमारे साथ हैं इस वक्त इंदौर से फोन लाइन पर, राज। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास BEML का एक लाख है 1100 का, और एक टाटा ग्लोबल का लाख है। क्योंकि चाय प्राइसेस बढ़ रही थी तो 122.5 पे मैंने टाटा ग्लोबल का मार्च का लाख खरीदा हुआ है। ठीक है, दोनों इसी महीने के हैं ना? जी सर, दोनों इसी महीने। शुड आई वेट और शुड आई कट? चलिए अभी पूछ लेते हैं। BEML, सुमित पहले आप बताएं BEML के बारे में। इन्होंने खरीदा है 1100 रुपए में, थोड़ा नुकसान है 13 रुपए का, और टाटा ग्लोबल भी इनकी खरीदारी है फ्यूचर्स में, और ये खरीदारी इनकी 122.50 में, यहां पर भी लगभग 3 रुपए का नुकसान है। दोनों स्टॉक्स में क्या करें? देखिए BEML के अंदर 1085 का अभी ट्रेड करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। ये 1060 या 65 1060 या 1065 लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक ये एक बार ऐसा लग रहा है कि तेजी का ट्रेड दिखाएगा। इनको ये स्टॉक में होल्ड रख सकते हैं। 1060 या 1065 का स्टॉप लॉस लगा ले। 5 रुपया हियर एंड देयर पॉसिबल है क्योंकि वॉलिटिलिटी के हिसाब से। ओवरऑल ये एक बार BEML को पोजीशन को होल्ड करे ऊपर में। जैसे ही ये स्टॉक 1110 का लेवल ब्रेक करेगा तो इस स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक
स्टॉक ऊपर में 1180 से 1200 तक के लेवल दिखा सकता है। टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। इस केस में ये अपना पोजीशन रोल ओवर भी कर सकते हैं अप्रैल के अंदर, बट स्टॉप लॉस मैंने जो बताया वो ध्यान रखें 1060 या 1065 लेवल्स। दूसरा जो टाटा ग्लोबल है, टाटा ग्लोबल के अंदर भी लोअर लेवल से हमको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। उसके बाद का ये थोड़ा सा करेक्शन फेज है। आई थिंक ओवरऑल टाटा ग्लोबल के अंदर भी यहां से एक तेजी बनेगी, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 127 से 128 के लेवल दिखा सकता है। इस केस में इनको एक स्टॉप लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा 118 रुपए का। 118 रुपए के स्टॉप लॉस से टाटा ग्लोबल को भी होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में जैसे ही 122 का लेवल ब्रेक करेगा तो 127 से 128 के लेवल तक जा सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए। इन दोनों ही स्टॉक्स पर स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल गए हैं, ध्यान में रखें राज साहब। अगले दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर, राजेश गर्ग। गर्ग साहब नमस्कार, बताइए क्या ट्रेड लिया है आपने? नमस्ते अनिल जी। जी सर। मेरे पास सर 1000 शेयर लिए हैं जनवरी के 58 के रेट पर। डिलीवरी कैश में लिए? सर। फ्यूचर खरीदा है, आज ही बैंक से बाहर निकला, पता है ना आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए बढ़िया, और बढ़ भी गया, और प्रमोटर्स ने 81 रुपए में अपनी स्टेक भी कन्वर्ट की, वारंट्स भी कन्वर्ट किए, तो आज ये दोनों खबर का फायदा मिला है। शेयर को 5% ऊपर है, आप मुनाफे में आ गए हैं, बधाई पहले तो आपको। अब राय ले लेते हैं हम सुमित से। सुमित बताएं, 58 रुपए में खरीदारी है जेएन इरिगेशन की, इनकी क्या किया जाए? देखिए अनिल जी, आज अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर 59.50 या टू बी वेरी प्रिसाइज 60 रुपए के ऊपर जैसे ये क्लोजिंग देगा तो ये स्टॉक के अंदर एक मूव देखने को मिलेगा 5 से 7 रुपए का, यानी 60 रुपए की क्लोजिंग का इनको वेट करना है। इसके ऊपर क्लोजिंग आते ही इनको ये स्टॉक 65 से 68 के लेवल दिखा सकता है अगले 20-25 दिनों के अंदर। फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी जब तक दोबारा अब ये 57 या 56-50 के नीचे नहीं जाता है। स्टॉक अच्छा दिख रहा है, सिर्फ 60 की क्लोजिंग का इंतजार है। 60 की क्लोजिंग ब्रेक करते ही 65 से 68 रुपए के टारगेट ही मान के चल सकते हैं स्टॉक के अंदर। ओके, तो राजेश जी अगर 60 के ऊपर बंद हो गया तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तेजी का माहौल बन सकता है, उस पर नजर आप बनाकर रखें। हमारे साथ अगले दर्शक पुणे से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सूरज कुमार पात्रा साहब। सर नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास अरविंद का 290 का कॉल ऑप्शन है, 17 लॉट है 1.5 रुपीज में। 17 लॉट, 17 लॉट खरीदे हैं आपने? यस सर। ओके, 1.5 रुपए में। अच्छा, और कोई ट्रेड या यही है सिर्फ? हाँ सिर्फ यही है सर। ओके चलिए। इसके बाद निफ्टी का मैं 7800 का कॉल लेना चाहता हूँ, तो कितने में लेना तो अच्छा होगा? निफ्टी 7800 का कॉल लेना चाहते हैं, चलिए दोनों ही राय ले ली जाए आपके लिए राकेश से। राकेश 290 रुपए में कॉल खरीदा है इन्होंने, क्वांटिटी दमदार है इनके पास, 17 लॉट 1.5 रुपए में। आर या पार की लड़ाई के मूड में इनको लग रहा है कि 1.5 रुपए की रिस्क लेकर बड़ा पैसा बन सकता है। बनेगा क्या इस सीरीज में, ये बताइए? देखिए अनिल जी, नीचे से एक रिवर्सल जरूर बना हुआ है, बट एज ऑफ नाउ आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है। ऊपर में 282 एक बड़ा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। 282 के ऊपर अरविंद निकलेगा तभी इसके अंदर एक तेजी देखने को मिलेगी। मेरा ऐसा मानना है किसी भी हल्के से उछाल में इस कॉल ऑप्शन से निकलना चाहिए। 290 का कॉल ऑप्शन तभी खरीदें जब 282 का लेवल टूटे। अगर 282 का लेवल टूटेगा तब इस स्टॉक के अंदर ऊपर में 297, 298 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एज किसी भी हल्के से उछाल में इस कॉल ऑप्शन से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो यहां से आप निकलने की कोशिश करें। निफ्टी का 7800 का कॉल ये खरीदना चाहते हैं, किस रेट पर लेना ठीक रहेगा ये बताइए? पहले तो ये कि लेना चाहिए, क्या लेना है तो फिर किस रेट पर ये बताइए राकेश? अनिल जी, निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, बट मेरा ऐसा मानना है इतना दूर का 7800 का ना लेते हुए 7700 का लेना चाहिए। जिस तरीके दूर से का है राकेश, 100 तो पॉइंट दूर है। 100 पॉइंट बढ़ाने में आपको कितना टाइम लगता है? हाँ 100 पॉइंट दूर है। देखिए अनिल जी, 70 जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन का मूड है, अगर 7650 के अराउंड निफ्टी आता है तो वो एक बेहतरीन स्तर होंगे निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग करने के, कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने के। उन स्तरों के आसपास कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करना चाहिए। 7600 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, और मुझे लगता है 7900, 7950 के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए। थोड़ा नीचे आ जाने दें निफ्टी को, 7650 के आसपास जब आए तब आप कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें, ये राय आपके लिए। चलिए वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ और बेहतरीन पिक्स है मेरे पास हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की, और सब में खरीदारी करने की राय बताऊंगा आपको, पिक्स और टारगेट्स इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल्स में यहां पर सुमित दे रहे हैं खरीदारी करने की राय जेट एयरवेज में। बताएं सुमित।
अनिल जी, जेट एयरवेज में एक तेजी लग रही है। जेट एयरवेज यहाँ से ऐसा लग रहा है कि 50-60 रुपए की तेजी दिखा सकता है। अगर ऊपर में देखने जाए तो हमको 600 और 625 के लेवल्स लग रहे हैं जो आ जाएंगे जेट एयरवेज के अंदर। 530 के स्टॉप लॉस से प्रेजेंट लेवल पे या प्रेजेंट लेवल से 10 रुपए का फॉल आता है तो बाय करके काम करें। 600 और 625 के टारगेट होने चाहिए। ओके, ये है राय जेट एयरवेज पर, लेकिन साथ ही केपीआईटी टेक ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं राकेश बंसल। राकेश बताइए। अनिल जी, काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। नीचे में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है। आईटी में देखें तो सारे एंटायर आईटी में लार्ज कैप मिड कैप सब में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। केपीआईटी टेक में देखें तो 140 एक अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में 159 160 के लक्ष्य के लिए केपीआईटी टेक को बाय किया जा सकता है। ओके, ये है राय केपीआईटी टेक पर 160 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चले राकेश बंसल की राय। वक्त है आप दोनों से विदा लेने का, और राकेश और सुमित शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार इस बीच 90 अंक कमजोर है सेंसेक्स पर और निफ्टी 7700 के थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा है। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सौदा आपका जारी रहेगा। आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, आपके शेयरों पर लेकर आएंगे फटाफट सलाह और उनका साथ देंगे AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल। इस ब्रेक हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 100 अंकों तक टूटा। निफ्टी 7700 के नीचे। मिड कैप और बैंकिंग शेयरों में 4.5% की गिरावट। नैटको फार्मा के महबूब नगर प्लांट में US FDA की जांच के बाद शेयर करीब 10% नीचे खुला। कंपनी की सफाई के बावजूद दबाव के साथ कारोबार। ग्लोबल कमोडिटीज में कमजोरी का भारत में लिस्टेड शेयरों पर भी असर। वेदांता, हिंडाल्को, सेल 2.5 से 4% कमजोर। खबरों के दम पर इंफ्रा शेयर दौड़े। CLSA की रिपोर्ट के बाद जय कुमार 5% ऊपर। नया ऑर्डर मिलने से IL&FS इंजीनियरिंग 6% भागा। एक्सेंचर के अच्छे गाइडेंस के बाद बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का IT सेक्टर पर भरोसा। इन्फोसिस टॉप पिक, शेयर में मजबूती। IDBI बैंक कर्मचारी यूनियन आज हड़ताल पर। बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 80% से घटाकर 50% करने के प्रस्ताव का विरोध। और गोवा में शुरू हुआ डिफेंस एक्सपो। अब बाजार को रक्षा खरीद नीति के ऐलान की डिटेल्स का इंतजार। चलिए क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए। ध्यान रखें, लंबे वीकेंड के बाद भारतीय बाजारों का ये पहला कामकाज का दिन इस हफ्ते का, और कमजोरी के साथ ट्रेड। इनफैक्ट 6 दिनों से हम इससे पहले लगातार कारोबारी सत्रों से मजबूती देख रहे थे। उस मजबूती पे आज एक ब्रेक लगता हुआ इस वक्त दिन के लोस पे कामकाज। सेंसेक्स निफ्टी में आधे 1/3 से आधे % के बीच में आप मान लीजिए कमजोरी के साथ ट्रेड्स। निफ्टी 7700 के नीचे ऑलमोस्ट 27 अंक की कमजोरी और 7690 के लेवल्स पर इस समय कामकाज करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में भी प्रेशर है। मिड कैप्स 0.5% कमजोर, स्मॉल कैप्स लाल निशान में ऑलमोस्ट 1/3% से ज्यादा का दबाव, और मार्केट ब्रेथ अब और कमजोर हो चली है। हर 3 बढ़ने वालों के सामने 5 स्टॉक्स हैं जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बैंक्स प्रेशर में, मेटल्स में दबाव है जो हमने हेडलाइन में भी हाईलाइट किया था। फार्मास्यूटिकल्स में आज प्रेशर है। सिर्फ एक पॉकेट जो हरे निशान पे कामकाज कर रही है वो IT, और चाहे वो एक्सेंचर की गाइडेंस हो, चाहे वो भरोसे भरी रिपोर्ट्स आई हो तमाम बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की, उन सब का फायदा मिलता हुआ। लेकिन शुरुआती बढ़त इस पॉकेट ने भी अपनी गवाई है। लेकिन चलिए बाजार पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ओम कैपिटल के रिसर्च है राजेश अग्रवाल। राजेश जी, हमने बहुत स्ट्रांग मोमेंटम देखा है। FII की खरीद का आंकड़ा अभी भी मजबूत है कैश मार्केट का। क्या लग रहा है सर, और मोमेंटम बाकी इंडियन मार्केट्स में, क्या रिस्क ऑन ट्रेड्स ग्लोबली कंटिन्यू होने वाले हैं? जी बिल्कुल, मोमेंटम जो है भारतीय बाजारों के लिए अभी भी बाकी है। मुझे नहीं लगता है कि एक दिन की गिरावट जो अब 4 दिन के छुट्टियों के बाद जो आज बाजार खुला है, दबाव में खुला है, उसको देखते हुए ये कहा जा सके कि मोमेंटम खत्म हो गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि ईयर एंड का एक दबाव है, दूसरे FNO का सेटलमेंट है इस हफ्ते, तीसरे बाजार की नजर जो है वो आने वाले हफ्ते में RBI की पॉलिसी मीट पे। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त हो सकता है कि थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव बायस दे रही हों बाजार को।
बट अभी भी आप देखें तो जो पिछले दिनों जो भी गिरावट आई थी उसके बाद मिड कैप में कई जगह पॉकेट्स ऐसे हैं जहां वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं और मुझे लगता है कि मध्यम से लंबी अवधि के लिए वहां बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। घबराने की बात नहीं, एक दिन की कमजोरी से शायद मोमेंटम जो पॉजिटिव साइड में खरीदारी जो देखने को मिल रही है वो कंटिन्यू होगी और राजेश जी की बातों से लगता है शायद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करें। मिड कैप में अभी भी कहीं अट्रैक्टिव स्टॉक्स नजर आएंगे आपको। लेकिन चलिए अब शुरू करेंगे स्टॉक्स फटाफट। अगले 5 मिनट तक बिना रुके आपकी तरफ से आए शेयरों पर देंगे फटाफट सलाह। राजेश अग्रवाल बने हुए हमारे साथ। सबसे पहला सवाल है हल्द्वानी उत्तराखंड से कमल जी का। इनके पास कावेरी सीड्स के 250 शेयर हैं, 550 रुपए में खरीद हुई है। राजेश जी देखिए, हालांकि बिजनेस मॉडल अच्छा है लेकिन फिर भी वैल्यूएशन मुझे थोड़ा ऐसा स्ट्रेच नजर आ रहा है। एक बार निकल जाए तो बेहतर होगा। इंदौर से राहुल जी का सवाल, आयशर मोटर्स 10 शेयर 2600 रुपए की खरीद है। लाजवाब खरीद है और बिल्कुल बने रहे, नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम बना रहेगा, बिल्कुल बने रहना चाहिए। जालंधर पंजाब से विनोद जी का सवाल, टीसीएस 140 शेयर्स हैं, 650 की बाइंग है इनकी। इसमें ही बने रहने की सलाह रहेगी। जैसे खबरें निकल कर आई हैं आईटी में थोड़ी मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल नजर आ रहा है, बने रहने की सलाह रहेगी। लखनऊ से नरेंद्र जी का सवाल, लार्सन & टूब्रो 130 शेयर 900 की खरीद। लाजवाब कंपनी है, हालांकि आज थोड़ा दबाव में देखा गया है बट ऑर्डर बुक बहुत अच्छी, मैनेजमेंट अच्छा है, बिल्कुल बने रहे। दिल्ली से सुरेंद्र, अशोक लेलैंड 200 शेयर 104 की बाइंग है। लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी। आगे आने वाले दिनों में बजट में जो नए प्रावधान आए हैं बसेस वगैरह को लेकर, उसे देखते हुए प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बने रहे। मुंबई से सचिन का सवाल, किर्लोस्कर फेरस 1000 शेयर 70 रुपए की बाइंग है। नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं जो इसमें निवेश किया जा सके। मैं समझता हूं कोई भी मौका मिले निकल जाना चाहिए। दिल्ली से नवीन, इंद्रप्रस्था मेडिकल 1000 शेयर 72 की बाइंग। यहाँ भी मुझे थोड़ी कमजोरी के संकेत लग रहे हैं, नंबर्स उतने बेहतर नहीं है। इससे बेहतर ऑप्शंस इस सेक्टर में उपलब्ध हैं, स्विच कर लें नारायण हृदयालय या अपोलो हॉस्पिटल में। धूलिया महाराष्ट्र से केतन जी का सवाल, हिंदुस्तान ऑयल 11000 शेयर 50 की औसत बाइंग। क्वांटिटी बहुत बड़ी है, मुझे लगता है इन्हें किसी भी मौके में थोड़ा सा क्वांटिटी को कम करना चाहिए क्योंकि ऑयल अभी भी दबाव में है, निकलने की कोशिश करें। लखनऊ से अशोक जी का सवाल, सुजलॉन 1000 शेयर 18 की बाइंग। नंबर्स बेहद खराब है, डेट की दिक्कतें अपनी जगह बनी हुई हैं। इस क्वार्टर में हालांकि थोड़ा टर्नआउट देखने को मिला है लेकिन फिर भी मैं समझता हूं फंडामेंटली कमजोर कंपनी है, निकल जाने चाहिए। नोएडा से निकिता का सवाल, टाटा पावर 200 शेयर 61 रुपए की खरीद। बने रहें, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बने रहें। भावनगर से केयूर शाह का सवाल है, टेक महिंद्रा पर 4000 शेयर है 410 की बाइंग। बिल्कुल बने रहें, कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस बनी रहेगी। हुबली से श्रीधर जी का सवाल, डीसीएम श्रीराम 200 शेयर 241 की बाइंग। इस वक्त वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच नजर आते हैं, एक अच्छा रनअप देख चुका है स्टॉक, एक बार मुनाफा वसूल कर ले और निकल जाए। जोधपुर से प्रकाश जी का सवाल, डॉक्टर रेड्डीज 40 शेयर 3500 की बाइंग। हेलो राजेश जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। जोधपुर से प्रकाश जी का सवाल, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इनके पास 40 शेयर हैं 3500 की बाइंग। बिल्कुल बने रहे, फार्मा में आने वाले दिनों में अच्छा प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहा है, हालांकि अभी थोड़े दबाव में है लेकिन फिर भी बने रहने की सलाह रहेगी। नोएडा से दीपक का सवाल है, ल्यूपिन को लेकर 10 शेयर हैं 1555 के आसपास की बाइंग। मैं समझता हूं इसमें और भी खरीदारी करनी चाहिए, कंपनी के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, थोड़े शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नवरत्न जी का सवाल है, अंबुजा सीमेंट्स को लेकर 200 शेयर 40 की बाइंग। बिल्कुल बने रहें, जिस तरीके की ग्रोथ नजर आ रही है हाउसिंग वगैरह में, वहां मुझे लगता है कि सीमेंट का भी अच्छा प्रोस्पेक्ट है। अच्छा, अहमदाबाद से लबेश तुलसियानी जी का सवाल, जिंदल स्टील को लेकर 500 शेयर 194 की बाइंग।
लगातार खबरों में, नेगेटिव खबरों में है ये कंपनी, बट बावजूद इसके एसेट्स अच्छे हैं और इसे डेट कम करने की लगातार कोशिश की जा रही है। बने रहें। जोरहट से अंकुश का सवाल, जीवी के पावर 10,000 शेयर ₹9.5 के आसपास की बाइंग। नंबर्स बेहद खराब हैं, डेट की दिक्कत है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, निकल जाने की कोशिश करें। पटना से संजय का सवाल, एक्साइड इंडस्ट्रीज 1000 शेयर ₹137 की बाइंग। OEM सेगमेंट इनका बहुत अच्छा चल रहा है, ऑटो में जिस तरीके का मोमेंटम है उसका सीधा फायदा होगा, बिल्कुल बने रहें। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं मैं, कानपुर से शैलेंद्र जी का सवाल, टाटा मोटर्स 500 शेयर ₹350 की बाइंग। ऑटो में एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में मिल रही है कंपनी, पीयर ग्रुप से जब कंपेयर करें तो मुझे लगता है न केवल बने रहे, नई खरीदारी भी की जा सकती है। ओके, तो टाटा मोटर्स पे एक कॉल आती हुई। राजेश जी, आपने बहुत सारी क्वेरी सॉल्व करने में मदद करी हमारी, लेकिन कई लोगों की क्वेरी सॉल्व नहीं हुई और ज्यादातर हम सबकी क्वेरी एक रहती है, इन लेवल्स पे क्या खरीदारी करें। सर, आपकी टॉपिक्स बता दें तो मजा आ जाएगा। देखिए, इस वक्त जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मिड कैप में बहुत अच्छे स्टॉक अवेलेबल है। एक स्टॉक मैं सुझाना चाहूंगा, श्रीकालाहस्ती पाइप्स का। इलेक्ट्रो स्टील ग्रुप की एक कंपनी है, वैल्यूएशंस बहुत ही अच्छे हैं, 5-6 की पी पे ट्रेड कर रही है और तेलंगाना जो डेवलप हो रहा है वहां से इनके बड़े ऑर्डर्स की पूरी संभावनाएं बनती हैं। तो इस सब चीजों के मद्देनजर हम इसमें बाय कॉल दे रहे हैं। 20 से 25% का बढ़त हम आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल देख रहे हैं। दूसरे स्टॉक की अगर बात करूं तो एनबीसीसी का है, जहां की अगर आप देखें कि डेट फ्री कंपनी है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, लगातार नए ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं और हमें लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। 6 महीने की बात करूं तो 20-25% की बढ़त यहां भी संभव है। ओके, तो दो टॉपिक्स आती हुई, फंडामेंटल कॉल श्रीकालाहस्ती पाइप्स और एनबीसीसी आपकी स्क्रीन पर। इन दोनों में लंबी अवधि के लिहाज से यहां पे खरीदारी करी जा सकती है। लेकिन आज आईटी एज अ पॉकेट फोकस में ध्यान रखिए, जब तमाम सेक्टर्स में दबाव देखने को मिल रहा है तो इकलौता वो सेक्टर है, इकलौती वो पॉकेट है जो हर निशान में कामकाज कर रही है। दरअसल रिसर्च कंपनी ISG के मुताबिक भारत की आईटी कंपनियों को कई बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा दिग्गज ब्रोकर्स ने भी आईटी कंपनियों पर रिपोर्ट जारी की है। हमारे साथ डिम्पी कालरा और नियति जुड़ रहे हैं इस समय। आप दोनों का स्वागत है। डिम्पी, पहले आपके पास क्या डिटेल्स हैं, कितने बड़े ऑर्डर मिलने की बात करी जा रही है, कितने बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद की जा रही है? ये 10,000 करोड़ डॉलर के ऑर्डर हो सकते हैं जो ISG के मुताबिक जो इनको मिल सकते हैं। असल में ये ऑर्डर से रिपीट ऑर्डर्स होंगे। 2016-17 में जो आईटी कंपनीज को मिलने वाले हैं, ये वोडाफोन से मिल सकता है, डॉच बैंक से, मित्सुबिशी से, UBS से, JP मॉर्गन, नेशनल ग्रिड जैसे बड़ी दिग्गज कंपनियों से आईटी कंपनीज को ऑर्डर मिलेंगे। असल में इनके ऑर्डर्स पहले से इनकी बुक्स में हैं और क्योंकि ये रिपीटेड ऑर्डर्स होंगे जो कि 2016-17 में इनको वापस इनके रिन्यू हो जाएंगे। और इसके अलावा कुछ एक ऐसी कंपनीज पर भी ये फोकस अब ज्यादा कर रहे हैं जो कि विदेशी कंपनीज के पास है, लेकिन इस बार इंडियन आईटी कंपनी से खे सकती है अपने मार्जिन्स के दम पर, तो इसलिए इस पर बड़ा ध्यान रखना होगा। साथ ही एसेंचर्स ने जो अपनी गाइडेंस इंप्रूव किया उससे भी आईटी कंपनीज को आज काफी अच्छा प्रोपेल मिल रहा है और ज्यादातर देश जो रिकवरी मोड पे से वापस दिख रहा है उनकी अर्थव्यवस्था, वो भी आईटी कंपनीज को प्रोपेल कर रही है। तो कुल मिलाकर ISG ने कई सारे रीजंस के साथ ये बताया कि 10,000 करोड़ डॉलर के आने वाले दिनों में ऑर्डर्स मिल सकते हैं आईटी कंपनीज को। आईटी के लिए 10,000 करोड़ डॉलर्स के आसपास की पाइपलाइन खुलती हुई नजर आएगी और आईटी कंपनीज बेहतर मार्जिन के दम पर शायद ज्यादातर ये ऑर्डर्स कॉर्नर करें, तो इंडियन आईटी के लिए एक पॉजिटिव खबर। लेकिन नियति, दिग्गज ब्रोकर्स भी अपनी रिपोर्ट में शायद आईटी को पॉजिटिव मान रहे हैं, क्या कहना है उनका? जी हाँ, बिल्कुल। कल जिस तरह से डिम्पी बता रहे थे, एक्सेंचर ने अपने रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाया और क्यों बढ़ाया, क्योंकि दूसरी तिमाही में उन्होंने बेहतरीन नंबर पेश किए हैं। उसके बाद ही अपना जो रेवेन्यू गाइडेंस है पूरे साल भर का वो 6 से 9% से बढ़ा के 8 से 10% का कर रहा है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस ये मान रहे हैं। न केवल सिर्फ ये दर्शाता है कि आईटी जो कंपनियां हैं उनकी जो बजट्स में जो स्पेंड है उसमें कोई कमी नहीं आई है, साथ साथ में ये भी दर्शाता है कि आगे का आउटलुक काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ज्यादातर जो कंपनियां हैं उनका डिजिटल पर फोकस है और यहां से ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी और ज्यादा बढ़ेगी। किसी भी तरह का कोई क्रैक नहीं है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच कह रहा है कि जो आईटी स्पेंड्स हैं वहां पे कोई कमी नहीं आएगी, यहां से प्राइसिंग और बेहतर ही होगी और नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे। इन्फोसिस आईटी सेक्टर में इनका टॉप पिक है और ये निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 12 महीने के लिए उन्होंने 1350 रुपए तक का लक्ष्य दिया है। मौजूदा भाव से इनको 10 से 12% की अपसाइड पोटेंशियल दिखती है। CLSA भी कह रहा है क्योंकि डिजिटल स्ट्रेंथ आगे जाके बढ़ने वाली है और फाइनेंशियल सर्विसेज की जो ग्रोथ ये पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सेंचर ने भी बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं। ये
टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। बीएसएफ सेगमेंट में भी इन्फोसिस काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। डिजिटल और फाइनेंशियल सर्विस ग्रोथ यहां से आगे बढ़ेगी, इससे टीसीएस और इन्फोसिस को सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्लियरली बाकी सारी जो भी आईटी कंपनियां हैं उनके लिए भी, क्योंकि एक्सेंचर ने रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाया है, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है और इसीलिए बुलिश है सारे के सारे ब्रोकरेजेस। तो इंटरेस्टिंग, दो बड़ी पॉजिटिव खबर आईटी स्पेस के लिए। हालांकि ध्यान रखें, शुरुआती बढ़त इस पॉकेट ने पूरी गवा दी आपकी स्क्रीन पर। तो $10,000 करोड़ के ऑर्डर की पाइपलाइन सामने है। और दूसरा एक्सेंचर, ध्यान रखें कॉग्निजेंट के नंबर्स आए थे, कमजोर गाइडेंस थी, लोगों को डर लग गया था आईटी सेक्टर के आउटलुक को लेकर, लेकिन एक्सेंचर के जो दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स आए उसके बाद वापस भरोसा जागा है कि नहीं, शायद आईटी आउटलुक में, आईटी पाइपलाइन में, आईटी डिमांड एनवायरमेंट में कोई ज्यादा कमजोरी नहीं है और उससे भरोसा बढ़ता हुआ। टॉप पे किस समय इन्फोसिस है। लेकिन सीएनबीसी आवाज पर बता दूं आपको, जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल एप्लीकेशन। अब आपके पास भी है मौका 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। जानने के लिए advisorymonday.com मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। दर्शकों को रजिस्टर करने के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं है। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आईटीएल के पिछले हफ्ते के विजेता से होगी बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीएनबीसी आवाज पर चल रहा है आईटीएल के महामुकाबले में ट्रेडर्स, विमेन और कमोडिटी लीग में पिछले हफ्ते कौन कौन विजेता रहे, आइए जानते हैं। सबसे पहले ट्रेडर्स लीडरशिप बोर्ड आपकी स्क्रीन पर और विजय कुमार सहाल साहब ने बीते एक हफ्ते में 221% के रिटर्न्स कमाए। हालांकि दिनेश कुमार साहब ने भी 200% से ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिखाए हैं। विमेन्स लीग में रजनी बंसल एक बार फिर से लीड करती हुई और 160% के रिटर्न्स बीते हफ्ते कमाए। हालांकि पूनम, मीरा और दवे जी ने भी अच्छे खासे रिटर्न्स कमाए हैं बीते हफ्ते। कमोडिटी लीग में आलोक कुमार गोथी साहब ने 177% के तगड़े रिटर्न्स कमाए। एक मार्क डिफरेंस है, लेकिन संदीप भगत साहब ने भी ऑलमोस्ट 104% के आसपास के रिटर्न्स क्लॉक करे हैं। लेकिन चलिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं ट्रेडर्स लीग के विजेता अंगुल ओडिशा से विजय कुमार सहल साहब। विजय कुमार जी, गजब कर दिया आपने बीते हफ्ते में 220% के तगड़े रिटर्न्स कैसे कमाए सर? कैसे कमाए, ट्रेड किया, कमाई हो गई। ऐसा कौन सा ट्रेड डाला था जिसमें इतने तगड़े रिटर्न्स आए? ये स्टॉक से, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में कहां ट्रेड करते हैं साहब आप? ऑप्शन में करते हैं सर। कौन सा ऑप्शन लिया था बीते हफ्ते, क्या एक्टिविटी रखी थी जिससे इतने तगड़े रिटर्न्स कमा लिए सर? हमने 7700 की कॉल ली थी। हाँ, और उससे तगड़ी कमाई हो गई। हाँ जी। ओके, इस समय क्या है, कुछ ओपन पोजीशन रखी हुई है आपने? हाँ, मेरी 7700 की कॉल फिर अभी भी चल रही है। 7700 की कॉल चल रही है। आप बुलिश हैं बाजार के आउटलुक को लेकर, थोड़ी खरीदारी और देखने को मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल। ओके, तो चलिए कंग्रेचुलेशंस आपको, बहुत गजब के रिटर्न्स आपने बीते हफ्ते कमा के दिखाए सर, 220% के रिटर्न्स। लेकिन चलिए अब हमारे साथ विमेन्स लीडरशिप बोर्ड में जो सबसे ऊपर थी बीते हफ्ते, रजनी बंसल, वो जुड़ रही है। रजनी जी, एक बार फिर से आप पैक में सबसे आगे 160% के आसपास के रिटर्न्स कमाए। कंग्रेचुलेशंस मैम। ये इतने सॉलिड परफॉर्मेंस कहां से आया? आपने किस तरह के ट्रेड्स लिए थे बीते हफ्ते मैम? मैंने प्राइस 7750 की ना निफ्टी कॉल ऑप्शन की थी, बाय की थी एट द रेट ऑफ ₹18। मेरा टारगेट 50 रुपीज का था। 420 का टारगेट था, 80 पे आपने खरीदा था? मैंने क्या, सॉरी, हेलो? हाँ जी, 7750 का कॉल लिया था आपने 80 रुपए पे, है ना? नहीं, मैंने 7600 की कॉल ली थी। 7750 की कॉल ली थी 18 रुपीज पे। हाँ। और मेरा टारगेट 50 रुपीज का था। मैंने अपना प्रॉफिट 48 रुपीज पे बुक कर लिया। जब मैंने कॉल ली थी तब 7600 थी निफ्टी और मेरा टारगेट 7700 का था। हाँ। अरे ग्रेट मैम। अभी भी कोई ओपन पोजीशन है आपकी मैम? हाँ जी, मैंने अभी 7700 पे निफ्टी फ्यूचर बाय की है और मेरा टारगेट 8000 का है, जबकि मैंने स्टॉप लॉस 7650 का लगा रखा है। ओ ग्रेट मैम। चलिए विजय कुमार जी और साथ साथ रजनी जी, आप दोनों को कांग्रेचुलेशन, गजब के रिटर्न्स आपने बीते हफ्ते कमाए और उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह का परफॉर्मेंस आप लोग डिलीवर करते रहेंगे। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक्शन वाले शेयरों पर राजेश अग्रवाल जी बने हुए हमारे साथ, उनसे सलाह लेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और स्मॉल कैप यूनिवर्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, सीधे रुक करते हैं वहां पर। ध्यान रखें, स्मॉल कैप इंडेक्स कमजोरी के साथ कामकाज, बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव है, ये भी आधे % का दबाव दिखा रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन स्ट्रांग है। सैस्केन आज कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन ध्यान रखें वो एडजस्टमेंट है, 29 रुपए का डिविडेंड का एक्स डेट है। लेकिन आज स्पेसिफिकली उस पॉकेट में इंफ्रा शेयर्स एक्टिव हैं, तो एसपीएमएल इंफ्रा, सुप्रीम इंफ्रा, जीवीके पावर, आईएलएफएस इंजीनियरिंग ऑर्डर मिलना, सीएलएसए की रिपोर्ट आना शायद इंफ्रा स्पेस के लिए पॉजिटिव। और दूसरा बड़ा पॉजिटिव कि शायद जल्द ही ब्याज दरें में कटौती अगले हफ्ते की शुरुआत में शायद आपको देखने को मिले। राजेश जी, इंफ्रा स्पेस क्या लगता है सर, कोई टॉप बेट आपकी होगी, खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए क्या? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जो वीकेंड पे रिपोर्ट आई वो उसे देखते हुए, नए ऑर्डर्स को देखते हुए और ये उम्मीद पे कि आने वाले हफ्ते में हो सकता है ब्याज दरों में कटौती देखने को मिले, जैसे कि इकोनॉमिक आंकड़े आए उन सब के मद्देनजर। लेकिन बावजूद इसके मैं ये कहना चाहूंगा कि जो छोटी कंपनियां हैं वहाँ डेट की प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है, एग्जीक्यूशन बहुत डिलेज हो रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि अब स्पेस में ही अगर आपको रहना है तो जो अच्छी कंपनियां जैसे कि लार्सन, वहां पे डाउन लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो श्रीकालाहस्ती पाइप्स, एनबीसीसी टॉप पिक्स थी और इंफ्रा में दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो में खरीदारी करने की सलाह। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सौदा आपका मैं आज के लिए इतना ही। आगे देखिए कमोडिटी में कहां है एक्शन, हमारे शो कमोडिटी राउंड अप में हेमंत घई के साथ। DP Twister Leggings presents Highlight of the Day.